नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। आज बात मौसम की करेंगे क्योंकि मकर संक्रांति के पर्व पर कल यानी कि मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में लोगों ने खिली धूप का मजा लिया। लोग उम्मीद करने लगे थे कि अब धीरे धीरे ठंड उतर जाएगी, यानी कि मौसम अब साफ होने लगेगा और ठंड से उन्हें थोड़ी निजात मिलेगी। आमतौर पर वैसे माना भी यही जाता है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन मकर संक्रांति के ठीक एक दिन बाद यानी कि आज की सुबह दिल्ली और एनसीआर समेत देश के कई हिस्से कोहरे की चपेट में नजर आए। दिल्ली एनसीआर में तो इसे सीजन का सबसे घना कोहरा बताया जा रहा है। घने कोहरे के बाद अब बारिश का अनुमान भी है। हालांकि अभी 2-3 दिन और कोहरा छाया रह सकता है, लेकिन माना ही जा रहा है कि बारिश अगर होती है तो फिर मौसम साफ होगा। साथ ही एक्यूआई में भी थोड़ा सुधार होगा, यानी कि दिल्ली एनसीआर की खतरनाक हवा थोड़ी साफ होगी। लेकिन आज जिस तरीके से भीषण कोहरा नजर आया है उसने यातायात पर असर तो डाला ही है। ठंड से भी अभी फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद करना शायद सही नहीं होगा। तो आखिर ये मौसम कह क्या रहा है? क्यों मौसम एक अबूझ पहेली बनता जा रहा है? क्या ठंड के दिनों का विस्तार हो रहा है? क्या ये कुदरत की कोई चाल है या फिर इंसानी दखल का नतीजा है? साथ ही इस मौसम में खुद को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं और ये कितनी बड़ी चुनौती है? आज हम इन्हीं सब सवालों पर बातचीत करेंगे हमारे खास मेहमानों के। साथ ही साथ महाकुंभ भी चल रहा है, तो ऐसे ठंडे मौसम में किस तरीके से वहां आस्था की डुबकी लगा रहे लोग? संख्या बढ़ी है, कम हुई है, क्या है लोगों का वहां पर ठंड को लेकर कहना, वो भी हम जानेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जिधर नजर दौड़ाइए हर तरफ धुंध ही धुंध। आगे कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं। कोहरे ने दिल्ली एनसीआर को बुधवार सुबह पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया। इस कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने को मजबूर कर दिया। सुबह के 8 बजे आप जो देख रहे हैं ये कोहरा नीचे गिरता हुआ, यानी कोहरे से राहत नहीं है, कोहरा बढ़ रहा है 8 बजे के बाद भी। और सड़क के दूसरी पार जो तमाम इमारतें हैं आपको कुछ भी देख पाना बेहद मुश्किल है। सब कुछ आंखों से ओझल है। यातायात माध्यमों पर इसका असर पड़ेगा। और यहाँ देखिए कनॉट प्लेस में, इधर देखिए सबसे बेहतरीन तरह से समझना चाहे कोहरा, ऐसे कोहरा आगे बढ़ रहा है जैसे कि आप पहाड़ों में देखते हैं। सब कुछ आंखों से अदृश्य हो रहा है और जो अभी तक बगल की इमारत भी दिखाई दे रही थी वो अब आंखों से ओझल हो रही है। देखिए आपको लग रहा है कि बादलों का अटैक हो रहा है। अगर कनॉट प्लेस में ये स्थिति आप समझ रखते हैं तो जब आप बाहर निकलेंगे सड़कों पर, राष्ट्रीय राजमार्गों पर, तो क्या असर होगा। दिल्ली का कनॉट प्लेस हो या मंडी हाउस, हर तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आया। विजिबिलिटी शून्य के करीब। तरीके से मौसम बदला है ये आप देखकर अंदाजा लगाइए। आधे घंटे पहले यानी सुबह 8 बजे के आसपास इस जगह पर विजिबिलिटी काफी क्लियर थी, लेकिन देखते ही देखते यहां पर कोहरा काफी बढ़ गया और सामने की सड़क जो 12 खंबा रोड है सामने की तरफ, वो यहां से नजर नहीं आ रही। रोड की दूसरी तरफ बिल्डिंगें जो हैं वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे और कोहरा इतनी तेजी से इस जगह पर बढ़ा है, इसको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज सुबह दिल्ली और एनसीआर की क्या कंडीशन थी। तो एक बार जब बारिश होगी तो पूरी तरीके से मौसम साफ हो जाएगा। अक्षरधाम पर भी सुबह 8:30 बजे के करीब ये नजारा देखिए, जहां मंदिर भी दिख नहीं रहा था तो सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार भी बेहद धीमी थी। बुधवार की सुबह दिल्ली में संभवतः इस बार की ठंड में सबसे ज्यादा धुंध दिखाई दे रही है। कोहरे की जो चादर है उसने पूरे अक्षरधाम मंदिर के इलाके को घेर रखा है। आपको विजिबिलिटी के हिसाब से लगभग कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अक्षरधाम मंदिर तो कहीं कोहरे में खो गया है। जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो भी प्रभावित हो रहा है इस कोहरे की वजह से, फॉग की वजह से। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी कर रखा था आज के लिए, यानी कि आज के दिन भारी कोहरा होने की संभावना पहले से ही जताई गई थी। दिल्ली समेत एनसीआर का भी हाल कुछ अलग नहीं। चाहे नोएडा हो या फिर यमुना एक्सप्रेसवे, कहीं भी सामने कुछ भी देख पाना बेहद मुश्किल। घने कोहरे का पहले से अनुमान था। साथ ही शाम और रात में हल्की बारिश भी संभव है। इसके अलावा 16 जनवरी यानी कल सुबह भी बारिश हो सकती है।
और दिन भर बादल छाए रहने का अनुमान भी है। इसके चलते ठंड में इजाफा हो सकता है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रह सकता है। 17 और 18 जनवरी को भी घना कोहरा छाया रह सकता है। भीषण कोहरे का असर यातायात पर भी खूब देखने को मिला। दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनें देर से चलने लगी, तो देश के दूसरे हिस्सों में कोहरे ने अपना असर खूब दिखाया। कई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 से 100 मीटर तक की रही। सुबह 5:30 बजे के करीब प्रयागराज, बरेली, अमृतसर, सतना, चूरू में जहां विजिबिलिटी 0 रही, वहीं दिल्ली में 100 मीटर के आसपास। अब प्रयागराज की ये तस्वीरें देखिए, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। इस भीषण ठंड में भी लोग बड़ी संख्या में संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ भी भीषण कोहरे के चलते आगे कुछ भी नजर आना बंद हो गया। मौसम अपने पूरे मिजाज पर है, क्योंकि कहते हैं कि संक्रांति के दिन से सूर्य तिल तिल कर उसका तेज बढ़ता है, यानी गर्मी बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि गर्मी के बजाय सर्दी बढ़ रही है, क्योंकि कल जिस तरह की धुंध थी वैसा ही मौसम आज भी है। हम यमुना के पुल पर खड़े हैं, यहाँ के ठीक सामने संगम दिखता है, लेकिन धुंध और कोहरा इतना जबरदस्त है कि सिर्फ कुछ दूर तक दिखाई पड़ती हैं नावें जाती हुई, उसके बाद वो संगम में विलीन हो जाती हैं। वैसे ही विलीन होती हैं जैसे संगम में सरस्वती कभी दिखती है, कभी विलीन हो जाती है। उधर प्रयागराज का यानी इलाहाबाद का किला है, अक्षय वट के दर्शन होते हैं। और इधर हम आए तो इस उम्मीद में थे कि हम अपने दर्शकों को अक्षय वट के दर्शन कराएं और संगम के विहंगम दृश्य दिखाएं। कुंभ में कोहरे और धुंध का प्रकोप काफी ज्यादा है, लेकिन आस्था उन पर भारी दिख रही है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के बाद से ठंड कम होने लगती है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसके मुताबिक अभी ऐसा दिख नहीं रहा। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, हिमांशु मिश्रा, अमित भारद्वाज और प्रयागराज से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपका परिचय करा देती हूं। डॉक्टर गुरफान बेग, फाउंडर सफर एंड साइंटिस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता भी हमारे साथ है, चेयरमैन है फेलिक्स अस्पताल के और पेडिट्रिशियन भी है। बच्चों पर इस मौसम का कितना असर होता है ये डॉक्टर साहब से जानेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर फयाज भी हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट थोड़ी देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जनरल फिजिशियन है, वो भी जुड़ेंगी। और कुंभ में किस तरह से इस कोहरे का असर है वो भी जानेंगे। मेरे सहयोगी गुंजन जुड़ेंगी हमारे साथ। लेकिन डॉक्टर गुरफान, आपसे शुरुआत करते हुए देखिए, कहा यह जाता है कि मकर संक्रांति के बाद धीरे धीरे सूरज का तेज बढ़ता है और सर्दी कम होने लगती है। लेकिन जो मौसम अभी हम उत्तर भारत में देख रहे हैं उसमें कोहरा वापस से लौट आया है और जो अभी आने वाले दिनों का प्रेडिक्शन उसमें यह भी है कि बारिश भी हो सकती है। कैसे आप देखते हैं इस मौसम को? देखिए, ये जो अभी हाल फिलहाल पिछले 2-3 साल से जो जलवायु परिवर्तन के कारण बताए जाते हैं, बहुत से कारण बताए जाते हैं, सब चीजें जो हैं 2-3 वीक आगे की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। आपने देखा होगा कि पराली का जो प्रदूषण होता था शुरू में अक्टूबर में बिल्कुल नहीं हुआ, तो सारी एजेंसीज ये बोलने लगी कि हमारा भाई काम, हमारा मिटिगेशन के काम चल गए, लेकिन वो नहीं था। हमारा वही था कि नवंबर में आते आते और नवंबर के आखिरी तक खत्म हो जाती है, लेकिन दिसंबर के पहले हफ्ते तक भी उसका प्रकोप रहा। उसी तरकीब से ये सर्दियां, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं कि जैसा कि आप मकर संक्रांति के टाइम से ये खत्म होना शुरू है, कम होना शुरू हो जाता है डिटेरियोरेशन, लेकिन ये करीब करीब 2 वीक जो है आगे बढ़ गया है और एटलीस्ट बाय 26-27 जनवरी तक किसी न किसी तरकीब से आता रहेगा। और ये जो नॉर्मली जो कोहरे की चीजें आती हैं, ये जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस है जिसको बोलते हैं ना, जो पश्चिमी विक्षोभ, उसकी वजह से होता है। तो ये जो अभी आया है ये तो बहुत सीवियर जो नॉर्दर्न पाकिस्तान एंड अर्जनिंग एरिया से जो है एक अपर एयर सिस्टम डेवलप हुआ और वहां पे टेम्परेचर वैसे भी नॉर्मल से 3 से 4 डिग्री काफी कम हो रखा है और उसकी वजह से, लेकिन ये सिस्टम बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है और कल तक जो है ये पूरे तरह से इंडिया के उस पार्ट में ईस्टवर्ड शिफ्ट होगा इसका, देन साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ मध्य प्रदेश तक आएगा। तो ये सिस्टम कल तक है और इसके कारण अगर बराबर से अच्छी बारिश हो गई, आज रात से दिल्ली में बारिश होने की संभावना है, कल भी रहेगी, अगर हो गई अच्छी बारिश
तो प्रदूषण के अंदर कमी आएगी। अदरवाइज आज सुबह से प्रदूषण बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। डॉक्टर साहब, कल दो रात से चीजें और लेके- समझाते चलिए। दो चीजें हम इस पर भी बात करेंगे आगे, लेकिन आपने कहा कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। दो चीजें जो सवाल आपसे करना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि हमने शुरुआत यहां से की थी और जो आप भी जवाब दे रहे हैं कि सीजन्स थोड़े शिफ्ट हो रहे हैं क्या, पहली बात, क्योंकि जैसा आपने कहा कि अक्टूबर में हमने वो पराली का असर न देखकर दिसंबर मिड तक देखा। ये जो सर्दी इस वक्त हम देख रहे हैं ये नॉर्मली हम लोग 15 दिसंबर के बाद या फिर क्रिसमस के आसपास या नए साल पर देखा करते थे। अब वापस से ये, तो इसको हम क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर माने या फिर हम ये माने कि सीजन शिफ्ट होते जा रहे हैं? नहीं, ये जो चीजें हैं, ये तो देखिए, सीजन एक बहुत बड़ा जनरल टर्मिनोलॉजी है, वो शिफ्ट हो रहे हैं और उसकी वजह से उससे एसोसिएटेड जितने भी प्रोसेस हैं, लाइक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो या जो पराली से आने वाली जो हवाएं होती हैं दिल्ली की तरफ वो हो, या सारी चीजें, तो वो भी साथ साथ शिफ्ट हो रही हैं। तो हमारा ये सीजन का, अच्छा, द पॉइंट इज नॉट, ये नहीं है कि सीजन जो है वो लगातार शिफ्ट होते रहे और शिफ्ट होते जाएंगे। वेरी अनयूजुअल है इस बार जो है ये ला नीना से एल नीनो की तरफ, एल नीनो से ला नीना की तरफ शिफ्ट था और हम न्यूट्रल कंडीशन में रहे, तो बहुत मौसम का जो मिजाज था वो बहुत एकदम अनयूजुअल था और उसकी वजह से हम बराबर देख रहे हैं। लेकिन हो सकता है अगली बार जब आप आए वहां पर देखेंगे कि 2 हफ्ते जो है पीछे शिफ्ट हो गया। तो ये जो एक स्थिति बनी हुई है, अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, ये बड़ी खतरनाक है। इससे हम लोग प्रिपरेशन भी ठीक से नहीं कर सकते। बट हाँ, जब इस साल का सवाल है तो ये 2 हफ्ते हर चीज सेशन शिफ्ट हुई है और इसीलिए जो आप बोल रही हैं कि दिसंबर के मिड तक जो चीज देखते थे अभी हम देख रहे हैं और ये कोहरा और इसकी स्थिति जनवरी के आखिरी हफ्ते तक बनी रहेगी। उसके बाद में धीरे धीरे कम होता जाए। चलिए, डॉक्टर स्वाति भी हमारे साथ हैं और डॉक्टर डीटी गुप्ता भी हमारे साथ। डॉक्टर स्वाति, अब आपके पास आते हो, ये जो कंफ्यूजन है ना मौसम का, डॉक्टर साहब, जब हम गर्मी से सर्दी की तरफ शिफ्ट होते हैं तब भी यही सवाल आते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें कितनी लेयर्स ऑफ कपड़े पहनने हैं। अचानक से कभी धूप आ जाएगी, अचानक से मौसम इस तरह का बिगड़ जाएगा। देखिए, डॉक्टर बेग बता रहे हैं कि आज रात से बारिश हो सकती है और अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि मौसम ज्यादा और ज्यादा ठंड बढ़ेगी। स्कूल कब बंद करने हैं, कब खोलने हैं, ये नहीं पता। आज आधे स्कूल खुले हुए हैं, आधे स्कूल अभी भी ऑनलाइन मोड पर चल रहे हैं। तो बच्चों के लिए और खास तौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बहुत परेशानी वाली बात है कि वो करें तो क्या करें। देखिए, बात सही है नवजोत आपकी, क्योंकि जब टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं तो वो हमारे इम्यूनिटी को भी इफेक्ट करते हैं। अगर पहले से हम किसी बीमारियों से जूझ रहे हैं तो उनमें भी हम देखते हैं कि इजाफा होने लगता है, एग्रीवेशन होने लगता है उन बीमारियों का। वही लोग भी जो है, क्योंकि बार बार आप ठंडा गर्म चेंज हो रहा है बार बार आपके लिए, ऐसी स्थिति में बहुत सारी नई बीमारियां भी होती हैं। और जैसे हमने अभी देखा कि ये वाला जो मौसम है ये वायरल इन्फेक्शंस के लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम होता है और इसीलिए हम देख रहे थे कि तरह तरह के जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो भी इस समय बढ़ जाते हैं, खासतौर से जो रेस्पिरेटरी हैं। जैसे अभी हम HMPV की ही बात पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, तो ये जो इन्फेक्शंस हैं, ये जो वायरस हैं, ये भी ऐसे मौसम में ज्यादा पनपते हैं, ज्यादा देर तक वातावरण में और ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पर स्मॉग की बात कर रहे हैं। ये केवल धुंध या केवल फॉग नहीं है, बहुत सारे प्रदूषित तत्व हैं जो मिले हुए हैं और इसीलिए हम जो आजकल हवा अंदर ले रहे हैं वो ये मान के चलिए कि हम 30 से 40 सिगरेट डेली पी रहे हैं, यानी कि ना चाहते हुए भी जो प्रदूषित तत्व हैं वो हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, हमारी लंग्स को, हमारे ऑर्गन्स को प्रभावित कर रहे हैं। और खास तौर से आने वाली जो नस्ल है, यानी जो बच्चे हैं हमारे, वो सबसे ज्यादा रिस्क पर इस वक्त है, क्योंकि उनके फेफड़े जो है वो बन रहे होते हैं, उनके बॉडी सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं और ऐसी स्थिति में जब पोल्यूटेंट्स अंदर पहुंचते हैं तो उन बच्चों की जो ये ग्रोथ है वो प्रभावित होती है और बिल्कुल है कि मस्तिष्क भी, फेफड़े भी, बच्चों का हृदय भी, ये सभी चीजें प्रभावित हो रही है। और इसीलिए ये जो बच्चे हैं जो कि प्रदूषण में इतने लंबे समय तक रहते हैं, आने वाले वक्त में इनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, हार्ट अटैक, ये और यही शायद एक बड़ी वजह हम देख रहे हैं कि आजकल यंग एज में बच्चों को इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो 30s में हो या फिर 40s में हो। क्या ये पोल्यूशन एक बड़ा फैक्टर है? डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा डॉक्टर साहब मैं आऊं आपके पास, जरा एक बार चल लेते हैं सीधा प्रयागराज संगम नगरी से। हमारी सहयोगी मौजूद है गुंजन दीक्षित। गुंजन, ये बताइए कि भाई
दिल्ली एनसीआर में तो घना कोहरा है, ठंड बढ़ गई है और हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो ये भी बता रहे हैं कि रात से बारिश हो सकती है। हमने देखा कि आज सुबह सुबह की जो कुंभ नगरी की तस्वीरें थी वहां भी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम थी। अब ये बताइए कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं पर क्या इसका कुछ असर नजर आ रहा है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं नवजोत, कुंभ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन पर बिल्कुल भी मौसम का कोई असर नहीं है। और सुबह के वक्त विजिबिलिटी कम थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया वैसे वैसे मौसम साफ होता गया। हालांकि ठंड यहाँ पर जरूर है, सुबह और शाम के वक्त बहुत ठंड रहती है, दोपहर के वक्त हल्की सी धूप जरूर देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं बात यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की करूं तो उनकी आस्था सबसे ऊपर है, और आस्था से ऊपर न ठंड है या न ही उनके लिए कोई परेशानी है। जो आने वाले यहाँ पर लोग हैं लगातार जानकारी भी देते रहिए और साथ ही साथ अपने कैमरा पर्सन को कहिए हमें आसपास की तस्वीरें भी दिखाते रहे, जानकारी आप साथ साथ देते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें दिखा दें कि आज किस तरीके से कंपैरेटिवली लोगों की संख्या कम है। नवजोत, पिछले 2 दिनों से संख्या बहुत ज्यादा थी। हर तरफ आप जहां पर भी जाएंगे कुंभ मेला क्षेत्र में हर तरफ लोग आपको नजर आएंगे। आज भी यूं तो लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग सुबह स्नान करके निकल चुके हैं। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने देर रात तक स्नान किया और उसके बाद सुबह वो अपना प्रस्थान किए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आज आए हैं। जब मेरी लोगों के साथ बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अब से 4 या 5 दिन वो रहेंगे। तो ऐसे लोग हैं जो 4-5 दिन, 1 हफ्ते का पूरा मूड बनाकर यहाँ पर आए हैं। 2 से 3 बार स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कुंभ नगरी में निवास कर रहे हैं और उसके बाद अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो संख्या तो यूं ही रहने वाली है, लोगों की संख्या थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, लेकिन उत्सव और उत्साह बिल्कुल इसी तरीके से हर तरफ नजर आएगा। नवजोत, बिल्कुल। अब जरा लोगों से भी बात कर लीजिए, ठंड और कुंभ क्या लोगों पर असर है या नहीं? ठंड भारी है या आस्था भारी है? लोग क्या कहते हैं, श्रद्धा भावना उनकी कैसी, जरा ये भी जान लीजिए। बिल्कुल नवजोत, मैं सीधे बात करती हूँ। ठंड लग रही है? हाँ, ठंड तो है। सुबह स्नान करा है संगम घाट पर और यहाँ पर दर्शन के लिए आए तो यहाँ इतनी लंबी लाइन देख करके लग रहा है कि नंबर नहीं आने वाला जल्दी से। तो जब वापस जा रहे हैं। उम्र क्या है आपकी? मेरी 14 है। 14 इयर्स के हैं आप और कुंभ स्नान कर लिए हैं? 2019 में भी आए थे हम लोग स्नान करने। क्या बात है। हम भी दिल्ली से आए हैं मैडम, तो बहुत बढ़िया लगा। सागर के दर्शन कर लिए 2 बारी। 80 साल की हमारी माता जी साथ में आए हैं तो उनको लेके आए हैं। अब हनुमान जी के दर्शन करने आए हैं तो यहाँ पे 3-3, 4-4 घंटे भी लगेंगे। लाइन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये बताएं, ठंड का कुछ असर आप लोगों पर पड़ रहा है या? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम, हर हर महादेव। कोई ठंड कुछ नहीं है। मोदी अपना योगी जी का इंतजाम बहुत अच्छा है, मजा आ गया, बहुत अच्छा मजा आ गया। योगी जी मोदी जी का दोनों का। आपका स्नान हुआ? हाँ जी हो गया बहुत अच्छा। आराम से हुआ? हाँ जी, बहुत अच्छे से। हाँ, कोई तकलीफ नहीं हुई। हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय, बोल गंगा मैया की जय। जीएनटी बहुत बढ़िया। मेरा 5वां है। जिंदाबाद। मेरा 5वां कुंभ है। 5वां कुंभ है। 3 कुंभ में मैंने सेवा दी थी, ड्यूटी लगी थी। 2 कुंभ में मेरी हरिद्वार में लगी थी, 1 कुंभ में मेरा प्रयागराज में, और 2019 में आए थे, अभी फिर आए हैं। ये मेरा 5वां कुंभ है। पहला कुंभ 1986 में मैं हरिद्वार में ड्यूटी थी। आपने जब इतने कुंभ देखे हैं तो वक्त के साथ कुंभ में कितना बदलाव देखा है आपने और लोगों की आस्था में? आस्था में तो अभी बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत लोगों को समझ आ रहा है कि ना, मतलब हमारा सनातन धर्म भी कुछ है और पहले से बहुत कुछ बदलाव हुआ है। जी गुंजन। और आने वाले जो भक्तजन हैं उनका प्रभाव बहुत है। योगी जी ने बहुत अच्छा बिल्कुल गुंजन। चलिए, तो कुल मिला के ठंड है लेकिन आस्था फिर भी भारी है और साथ ही साथ वो जीएनटी की तारीफ भी हमने सुन ली है। बहुत शुक्रिया कर दीजिएगा हमारी तरफ से भी उनको। आपका भी शुक्रिया, नजरा बनाए रखिए और ख्याल रखिए आप भी अपना, क्योंकि ठंड है वहां पर और आपको लगातार हमें स्टोरीज भी भेजनी है और लाइव भी करना है। बहुत शुक्रिया गुंजन। वापस लौटते हैं अपने पैनल के पास। डॉक्टर गुप्ता, अब आपके पास आते हुए, देखिए कुंभ की तस्वीरें तो हमने दिखा दी, वहां तो भाई आस्था भारी है और
स्नान करना है, चाहे वो दिन का कोई भी पहर हो, लोग स्नान कर रहे हैं वहां पर। लेकिन डॉक्टर साहब, अब आपके पास आते हुए डॉक्टर स्वाति की बात को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों पर बहुत ज्यादा इसका असर होता है, और वही बात जहां से हमने छोड़ी थी कि यही एक बड़ा कारण है, ये पोल्यूशन क्या एक बड़ा कारण आप देखते हैं कि अर्ली एज में बच्चे बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन नवजोत, ये बिल्कुल प्रूवन है कई सारी स्टडीज में कि बच्चों पे एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उनका ब्रेन की हेल्थ हो, न्यूरल हेल्थ हो, रेस्पिरेटरी हेल्थ हो, हार्ट हेल्थ हो, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, सब पे कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर न्यूरो डेवलपमेंट की बात करते हैं, बच्चों का जो कॉग्निटिव फंक्शन है, मतलब जो सोचने की क्षमता है, जो समझने की क्षमता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिटिक्स करना है, उनको देखना है, वो कम हो जाता है। एडीएचडी के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, मतलब जिसमें बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उनका फोकस कम हो जाता है, जो एफिशिएंसी कम हो जाती है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से ब्रेन का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो डिले हो जाता है। और लॉन्ग टर्म में ऐसे बच्चों में जो ओवरऑल ओल्डर एज में देखा गया है कि इनमें एल्जीमर्स और डिमेंशिया की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे बच्चे जो इस एयर पोल्यूशन को अंदर ले रहे हैं, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, मतलब वो अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया, इसकी संभावना बढ़ जाती है, कफिंग है, स्नीजिंग है, साइनोसाइटिस है, इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आंखों में जलन होती है, पानी आता है, बॉटलिंग होती है, डिस्चार्ज आता है, स्किन में ड्राइनेस होती है, रैशेस हो जाते हैं, इचिंग होती है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, इसकी कहीं ना कहीं संभावना बढ़ जाती है। ओवरऑल जो बच्चे हैं, जो मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे बाहर है वो तो है ही अफेक्ट, जो बच्चे गर्भाशय में, जो फीटस है, जो प्रेग्नेंट महिला है, उसको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है ना। अब देखिए, चाहे गर्मी का मौसम हो, दिल्ली एनसीआर किस तरीके से पोल्यूशन बढ़ जाता है, चाहे सर्दी का मौसम हो, लेकिन सर्दी में प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि एक तरफ तो ठंड है और दूसरी तरफ से पोल्यूशन है। अब करें तो क्या करें? कंफ्यूजन ये भी है कि बच्चों को स्कूल भेजे नहीं भेजे, क्लासेस ऑनलाइन होनी चाहिए या ऑफलाइन होनी चाहिए, ये सारी चीजें ओवरऑल डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा असर हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो नवजोत। कहीं ना कहीं हम सब जो इस समय इतना जो एयर पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, जो PM 2.5 है, कहीं ना कहीं बच्चों में जो फेफड़े हैं उनकी वाइटल कैपेसिटी को भी कम कर देता है लॉन्ग टर्म में। उससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी की संभावना, एसिस्टिक फाइब्रोसिस की बढ़ जाती है। तो बच्चों को इंडोर रखें, अभी ऑनलाइन क्लासेस करें, स्कूल ना खोलें। ऐसे एक्सपोजर से बच्चों में एयर पॉल्यूशन के इम्पैक्ट और बढ़ जाएंगे। और घर के अंदर जो खिड़की दरवाजे उनको बंद रखें, पानी का खूब सारा सेवन करें, तरल पदार्थों का खूब सारा सेवन करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, सीजनल को ज्यादा दें, एंटीऑक्सीडेंट दें, जिससे उनकी जो इम्यूनिटी बूस्ट हो, पूरी नींद दें, स्लीप अच्छे दें। बच्चों को कई सारे लेयर के कपड़े पहनाएं, आंख कान को अच्छे ढक के रखें, सो दैट बाहर जाके ठंडा गर्म ना करें, ठंडी चीजें ना खाएं, खूब सारा सूप पिए, अदरक है, इन सब का सेवन ज्यादा करें। अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे हमारे हेल्थी रहेंगे और फिट रहेंगे। और जो 1-2 हफ्ते की जो प्रॉब्लम है इस समय, घने कोहरे की और जो एकदम शीत लहर चल रही है, उसकी जो चपेट है उससे हम लोग बच सकते हैं। बट डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जो प्रशासन को भी लेने पड़ेंगे। स्कूल की गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, और घर पे रह के जो मैंने परहेज बताया उनका अगर हम सब लोग पालन करते हैं, हम अपने बच्चों को ठंड से बचा सकते हैं। ये बात तो हुई कि कैसे बच्चों को ठंड से बचाना है, चाहे हम स्कूल भेजें या फिर घर रहें, ऑनलाइन क्लासेस हो या ऑफलाइन हो, ये दोनों चीजें हुई। लेकिन इसका असर हमारी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है, खासतौर पर अगर हम इसी को कंपेयर करेंगे बुजुर्गों के साथ। डॉक्टर स्वाति, आपसे इसका जवाब जानूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बेग, अब आपके पास आते हुए, अब जब हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं तो क्या माना जाए अभी हाल फिलहाल दोनों चीजें, अगर सीजन शिफ्ट भी हो रहा है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये जो कोहरा है, सर्दी है, या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो आप बता रहे हैं कि आज रात को बारिश हो सकती है, ये सर्दी कब तक चलेगी? ये सर्दी जैसे मैंने बताया कि ये इस महीने के आखिरी तक, जो कि जब जाते जाते जो है इस समय तक ये थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है, ढलान की तरफ चलती है, लेकिन ये महीने के आखिरी तक चलने वाली है, जनवरी के आखिरी तक। लेकिन इसमें सबसे बड़ी, जैसे जैसे हम जनवरी के आखिरी तक जाते हैं, इसमें मिनिमम टेम्परेचर इतना नहीं घटेगा जितना कि मैक्सिमम टेम्परेचर घटता है। अच्छा। जब मैक्सिमम टेम्परेचर घटता है तो इसका मतलब जिसमें आप एक्टिविटी करते हैं, यानी कि दिन में रहते हैं, आपको बहुत ज्यादा महसूस होता है उस टाइम, जिसको हम फील लाइक विंटर या फील लाइक समर या विंटर बोलते हैं, कि हमें महसूस कितना हो रहा है। रात को तो आपको 2-3 डिग्री अगर घट गया, आप कम्बल के अंदर हैं, रजाई के अंदर हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिन के समय जो है इसका बहुत महसूस होता है। और वही कारण होता है कि दिन के समय जब वाहन भी चलने लग जाते हैं, सब चलते हैं, टेम्परेचर कम है दिन का, तो वो पार्टिकल एकदम से प्रदूषण बढ़ता है। और सुबह के मॉर्निंग में वही हुआ कि पुअर से एयर क्वालिटी बहुत सारे स्टेशन पे अभी सीवियर के अंदर भी चली गई। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है
कि हवा के अंदर तेजी है, जिसको कि सर्दी बहुत ज्यादा लग रही होगी आप लोगों को सबको, लेकिन उसकी वजह से प्रदूषण में डिस्पर्शन फास्टर हो रहा है, तो एयर क्वालिटी ज्यादा डिटोरिएट नहीं हो रही है। ये थोड़ा सा एक चीज आ गई, नहीं तो अभी तक तो एयर क्वालिटी सीवियर हो गई होती। और ऐसे में हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि शायद शाम तक बारिश हो जाए तो शायद एयर क्वालिटी AQI थोड़ा सा कम हो सकता है। उसमें भी एक राइडर है, आपके लोगों को बता दें कि अगर बारिश हल्की होती है तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उससे सेकेंडरी एक होता है, सेकेंडरी पार्टिकल प्रोडक्शन होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि एयर क्वालिटी और खराब हो जाएगी अगर सिर्फ धीमा धामी हुई तो। हाँ। लेकिन अगर बारिश तेजी के साथ हुई तो फिर वो फायदेमंद है और वॉश आउट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है बस संभावना वही रहती है, अगर बूंदाबांदी होकर रह गई तो फिर रात के अंदर सीवियर एयर क्वालिटी से हमको झेलना पड़ेगा। लेकिन हवा थोड़ी तेज है तो मेरे ख्याल से तेज होगी बारिश, थोड़ी सी रिलेटिवली बेटर होगी बारिश, बिल्कुल, तो वो ठीक रहेगा। तो क्या है मौसम की अबूझ पहेली, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मकर संक्रांति कल, लेकिन आज सुबह जिस तरीके से दिल्ली NCR में घना कोहरा आया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कहा जा रहा है कि पूरे उत्तर भारत में बारिश हो सकती है, कोहरा अभी और बढ़ेगा, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई। इसका असर मौसम पर, हमारी सेहत पर कितना ज्यादा हो रहा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर स्वाति, अब आपके पास आते हुए हम बात बच्चों की कर रहे थे, लेकिन अगर हम इसी मौसम की बात करें, बहुत लंबे समय तक कोहरा है, धूप नहीं निकल रही है, खास तौर पर वो लोग जो वल्नरेबल हैं या फिर वो लोग जो बुजुर्ग हैं, जो घरों में रहते हैं, सबसे ज्यादा असर उनके माइंडसेट पर होता है। डिप्रेशन की समस्या बहुत ज्यादा इस दौरान बढ़ जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपका ऑडियो म्यूट है। डॉक्टर स्वाति? नहीं, आपको आवाज आ रही है? जी जी, सुन पा रहे हैं आपको। देखिए, जो पार्टिकल 2.5 अभी भी डॉक्टर साहब थोड़ा इश्यू आ रहा है, कुछ सिग्नल इश्यू है शायद। मैं यही सवाल डॉक्टर गुप्ता आपसे करूंगी। डॉक्टर स्वाति आपके सिग्नल को ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर गुप्ता इसी पर आप अपनी बात रख दीजिए। देखिए, जो PM 2.5 पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है। जब भी हम इनहेल करते हैं ब्रेन लंग्स में हवा को, तो अंदर जाके लंग्स में, और धीरे धीरे जो लंग की जो एल्वियोलाई होते हैं जिसमें हवा का डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का, उससे एंटर करके हमारी जो धमनियों के अंदर चला जाता है, ब्लड वेसल्स में, वहां जाके क्या करता है, रिएक्शन करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, और वहां पे इन्फ्लेम करके प्लेक्स बना देता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है, मतलब स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, 1/4 टाइम्स करके हाइपरटेंशन की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। और लॉन्ग टर्म में, अगर लॉन्ग टर्म में ऐसे जो लोगों को देखा गया, जो लॉन्ग टर्म में एक्सपोजर रहता है, जिन लोगों को, उनमें डिमेंशिया है, अल्जाइमर डिजीज है, डिप्रेशन है, मेमोरी लॉस है, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस न्यूरोलॉजिकल देखेंगे। बच्चों में मैंने बताया न्यूरोलॉजिकल डिले हो जाता है, प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उनमें ब्रेन डेवलपमेंट पुअर होता है, उनके अंदर ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ADHD डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हाइपरकाइनेटिक बच्चे हो सकते हैं, टेंट्रम्स हो थ्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जो उनका ओवरऑल मेमोरी की क्षमता वो कम हो सकती है, कंसंट्रेशन कम हो सकता है, फोकस पुअर हो सकता है, या उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है वो कम हो सकती है। तो ओवरऑल न्यूरल जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं बड़ों का भी और बच्चों का दोनों का अफेक्ट करता है। बड़ों का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है। डॉक्टर साहब, ऐसे केसेस हाल फिलहाल में, क्योंकि देखिए आपके पास ज्यादातर दिल्ली NCR के केसेस आते होंगे हाल फिलहाल में, क्योंकि ये पॉल्यूशन की समस्या तो पिछले करीबन हम देखिए 1-1.5 दशक से बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसे केसेस अब कितने बढ़े हैं पिछले दिनों में? नवजोत, ये तो आप भी खुद असेस कर सकते हो कि हमारे सबके परिवार में, हमारे सबके ऑफिस में कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर्स के नंबर्स बढ़ गए हैं। हम लोगों की भूलने की जो कैपेसिटी वो बढ़ गई, मतलब मेमोरी लॉस हो रहा है। कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन है, इरिटेशन है, एंजाइटी है, पैल्पिटेशन है, अनइजीनेस होना है, ये सारे सिम्टम्स बढ़ गए। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मेंटल डिसऑर्डर के पेंडेमिक की तरफ इशारा करते हैं, जो इस समय कोविड के बाद स्टार्ट हुआ था और जो पॉल्यूशन के साथ साथ और बढ़ रहा है। हर जगह, हर घर में कहीं ना कोई लोग साइकेट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को दिखा रहे होते हैं। साइकोलॉजिस्ट की और साइकेट्रिस्ट के ओपीडी नंबर्स बढ़ गए हैं। कॉर्पोरेट्स ने फुल टाइम और पार्ट टाइम ऐसे साइकोलॉजिकल काउंसलर लगा दिए। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट विजिटिंग हो गए, वहां पे ऑनलाइन कंसल्टेशंस हो रही हैं, उनके नंबर्स बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोग खुल के आ रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम निकल के आ रही है, और मेंटल डिसऑर्डर की जो संभावना थी पहले से नंबर से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वो हर जगह हम सब देख रहे हैं, और हर जगह, बिकॉज ऑफिस का स्ट्रेस अलग है, प्रोफेशनल स्ट्रेस अलग है,
फैमिली स्ट्रेस अलग है, साथ में जो बॉडी है वो कॉप अप नहीं कर पा रही सारे स्ट्रेस से, बिकॉज एयर पोल्यूशन का तो इफेक्ट डॉक्टर साहब, सोशल स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, ऑफिस स्ट्रेस एज कंपैरेटिव टू ये जो पोल्यूशन है, कितना पोल्यूशन ज्यादा असर डालता है मस्तिष्क पे? देखिए वो स्ट्रेस लेवल भी है, वो इसीलिए आप मेंटल हेल्थ के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि फैमिली स्ट्रेस है, सोशल है, ऑफिस है, ये सारे स्ट्रेस हैं ही एक इंसान को, लेकिन उस पे पॉल्यूशन। देखिए नवजोत, जैसे हमारी बॉडी डिजाइंड है तो फिजियोलॉजिकली हम लोग ये क्षमता होती है हमारे अंदर कि हम कॉप अप कर सकते हैं कि स्ट्रेस को, मेंटल स्ट्रेस को, फिजिकल स्ट्रेस को, या बहुत सारे डिप्रेशन जैसे छोटे मोटे डिसऑर्डर्स हैं उनको हम कॉप अप कर सकते हैं। बट पॉल्यूशन की वजह से ये जो कॉप अप करने की क्षमता है वो कम हो जाती है और ये फ्लेयर अप हो जाते हैं, मतलब उनका जो थ्रेशोल्ड है इन सिम्टम का वो छोटा हो जाता है और जल्दी ये सिम्टम्स अभी हो जाते हैं। और लॉन्ग टर्म में बिकॉज जो इन्फ्लेमेशन करता है ब्रेन में और जो हमारे न्यूरॉन्स है उनको डैमेज करता है, जो हमारा लंग्स है और जो हमारे वाइटल ऑर्गन, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, इनको सबको डैमेज करता है। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है सारे ऑर्गन पे खराब होता है। उसको जो स्ट्रोक है या सीजर डिसऑर्डर्स है, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैल्पिटेशन या आपको डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज, ऐसे बहुत सारे जो सिंड्रोम्स हैं उनके नंबर बढ़ रहे हैं और सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, बड़ों में भी, बच्चों में भी और युवाओं में भी। युवाओं भी इससे अछूते नहीं है, उनको भी आजकल बहुत सारा मेंटल काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है। चलिए इसी पर डॉक्टर स्वाति भी जुड़ी है। डॉक्टर स्वाति, आप अपनी बात रखिए इसी पर, मेंटल हेल्थ को लेकर हम कहें कि पोल्यूशन कितना जिम्मेदार है? देखिए नवजोत, ये तो स्लो पॉइजन है और पॉइजन की कोई नहीं की जा सकती है, पॉइजन तो पॉइजन ही रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा तत्व है जो बाहर से अंदर शरीर के जा रहा है, चाहे अनचाहे जा रहा है। देखिए हम चाहे ना चाहे हमें बाहर निकलना होगा, अगर हम एनसीआर में रहते हैं ये हवा हमारे अंदर जा ही रही है और जितने भी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 से छोटे हैं वो सब हमारे लंग के द्वारा हमारे खून में जा रहे हैं, हमारे मस्तिष्क, हमारे ऑर्गन्स में सर्कुलेट कर रहे हैं, तो हम उनको बाहर उतनी तेजी से नहीं निकाल पाते और वो हमारे शरीर के अंदर नुकसान डालते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी बताया, और उसकी वजह से धीरे धीरे हमारे अंगों में हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। चाहे आप ये बोले कि मेमोरी लोगों की कम हो रही है, फोकस नहीं कर पा रहे, काम जैसे करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे और प्री मैच्योर डेथ्स हो रही है। देखिए हर साल 8 लाख लोग जो है उनकी मृत्यु केवल इस वजह से हो रही है कि वो प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं, जिसकी वजह से जल्दी हार्ट अटैक हो रहा है या ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। तो ये एक ऐसी चीज है कि हम जहर के बीच में हैं, हम उससे बाहर भी नहीं निकल सकते, हमें मजबूरन उसी वातावरण में रहना पड़ेगा। इसलिए ठोस कदम उठाने सरकारों के लिए बहुत जरूरी है कि इसका कोई जो है परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना जरूरी है। हर साल हम केवल कुछ दिन के लिए हाहाकार करें और ये सोचे कि अब कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर आ गया, चलिए अब खत्म हो गई समस्या, ऐसा नहीं है। इसलिए हम बार बार बच्चों का मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि बच्चे डेवलपिंग स्टेज में हैं और बच्चे इस स्थिति में अगर इस स्टेज पर प्रभावित हो रहे हैं तो वो उनके आजीवन के लिए है, यानी कि इन चीजों को आप चाह करके भी रिवर्स नहीं कर पाएंगे। ये बच्चे उन चीजों से आगे चलकर जूझेंगे, चाहे हम बात उनके स्टेमिना की करें, उनकी हाइट की करें या उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी की करें, यानी कि बच्चों का आईक्यू भी इस प्रदूषण से कम हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ी बात है जब हम एक हेल्दी इंडिया की बात करते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं कि हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर हमारे जो आने वाली नस्ल है, जो बच्चे हैं जिनके ऊपर ये दावेदार है, अगर वही स्वस्थ नहीं होंगे तो ये जो हमारा पूरा एक ड्रीम है ये कैसे पूरा होगा, ये हमें समझना होगा। और इसीलिए बहुत ऐसे कदम की जरूरत है जहां देखिए पर्सनल लेवल पे लोग कदम उठा सकते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत बड़े कदम चाहिए। छोटे छोटे कदम से हम कभी भी इससे पा पाएंगे। और इसीलिए देखिए दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी 10-10 साल उम्र ऑलरेडी कम हो चुकी है। बिल्कुल। और हेल्दी इंडिया का जिक्र आपने किया डॉक्टर स्वाति, हेल्दी कैपिटल की फिलहाल जरूरत है, क्योंकि अगर देखें तो दिल्ली एनसीआर के लोग सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। डॉक्टर बेग, अब आपके पास आते हुए देखिए हर चीज ना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। प्रकृति हमारी स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी, हम हेल्दी रहेंगे, लेकिन तकनीक का इतना ज्यादा विकास हो चुका है कि अब हम देखा जाए तो हम एक तरफ तो प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बच्चे हों बड़े हों वो 24 घंटे कैसे तकनीक के साथ जुड़ गए हैं, तो ओवरऑल डेवलपमेंट पर असर है। सबसे पहले जरूरी है कि कैसे हम प्रकृति को स्वस्थ रखें, क्योंकि वो स्वस्थ होगी तो हम स्वस्थ होंगे। क्या करना चाहिए? जिस दिन हमने ये समझ लिया कि एक बैलेंस होना चाहिए, डेवलपमेंट, सही ढंग से डेवलपमेंट और हमारे स्वास्थ्य में, उस दिन हमारी आधी लड़ाई समझ लो कि हमने जीत गए। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि जब हमारी खुद का
लग्जरी और खुद की चीजें डेवलपमेंट वाली आती हैं जो कि हमारे स्वार्थ के लिए ज्यादा हैं, तो वहीं पे जाके और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और हम ये नहीं सोचते हैं। और जब सर से ऊपर पानी निकल जाता है और वहीं पे जाके हम फिर सोचना शुरू करते हैं जब तक बहुत देर हो गई होती है। वही कारण हुआ है दिल्ली के अंदर, मुंबई भी उसी रास्ते पे चल रहा है। तो अभी ये चीजें मुंबई में समझ में नहीं आ रही हैं जब सिचुएशन हो रही है, लेकिन आज से आने वाले अगर यही हाल रही तो 3-4 साल 5 साल के बाद में वही दिल्ली के रास्ते जैसा मामला हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज एक छोटी सी चीज है, अगर आप एक लाल लाइट के ऊपर खड़े हुए हैं और वहां पे आपने कराया, आपने अगर ट्यूनिंग नहीं कराया अपने 2 व्हीलर का, तो आप उसको तो एक्सीलेटर ही देते रहेंगे, खत्म नहीं है, बंद नहीं हो जाए, बंद नहीं हो जाए, बंद नहीं हो जाए। और आप बंद अगर हो गया तो इसलिए आप 2 मिनट तक 3 मिनट तक उसको चला रहे हैं। और बाय द वे अगर वो बंद हो गया, आपने करा भी और आपका वो ट्यूनिंग नहीं है, तो आपने फिर स्टार्ट कर रहे हैं, उस चक्कर में पूरा कंजेशन हो रहा है पीछे। कंजेशन से जितना बुरा असर होता है, जितना इमिशन निकलता है, उतना चलती वाली गाड़ी से नहीं चलता। इसलिए लाइफ के अंदर ये एक बैलेंसिंग करना और उसके लिए आउटरीच एक्टिविटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये छोटे छोटे कदम है, लेकिन शुरुआत आज से करनी होगी, क्योंकि डॉक्टर बेग अगर शुरुआत आज होगी तो कम से कम 5 साल बाद इसका असर दिखेगा। पर्यावरण वृद्ध हमारे साथ डॉक्टर सुशील जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे, डिस्कशन हमारी सर इस बात को लेकर हो रही थी कि किस तरीके से मकर संक्रांति के बाद कहा जाता है कि सूर्य का तेज बढ़ने लगता है और सर्दी कम होने लगती है, लेकिन सुबह सुबह का वक्त घना कोहरा। डॉक्टर बेग समझा रहे थे कि इसका कारण क्या हो सकता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, सीजन शिफ्ट हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या इसका कारण है, सीजन क्या शिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि इसका असर आम जनता पर भी हो रहा है, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है बहुत ज्यादा। देखिए, ये सब जलवायु परिवर्तन का नतीजा है, जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। हम इंसानों ने धरती के साथ जितना भी बुरा कर सकते थे वो किया। आप सब शायद इस बात से सहमत होंगे कि हर ग्रह की एक कैरिंग कैपेसिटी होती, जिस अर्थ पर हम रह रहे हैं उसकी एक भार सहने की क्षमता है, मतलब कैरिंग कैपेसिटी इकोसिस्टम के अंतर्गत बच्चे पढ़ते हैं इसको। और ठीक वैसा ही हमारे शहर दिल्ली की भी है। दिल्ली हो या कोई भी भारत का, उत्तर भारत का कोई भी बड़ा शहर आप ले सकते हैं, कानपुर, लखनऊ भी शहरों में भी लगभग कमोबेश यही स्थिति है। तो देखिए, जो कैरिंग कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा उसमें वहां पर व्हीकल चल रहे हैं। जैसा आपने दिल्ली का जिक्र किया, तो दिल्ली के जो स्मॉग के पीछे के कई कारण हैं। एक कारण तो बहुत बड़ा कारण ये है कि इतना ज्यादा हैवी व्हीकल के साथ साथ फैक्ट्रीज, इसके अलावा कंट्रीब्यूट किया। अभी हम लोगों ने पिछले महीने तक आपके साथ डिस्कस किया पराली और उससे जुड़े हुए अवशेष, और कुल मिला के बायोमास के जलाने से और आसपास के जो वातावरणीय परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि उत्तर भारत के जो गंगा का जो नॉर्दर्न इंडिया वाला एरिया है, वो एक तरफ तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और दूसरी तरफ मैदानी चीजें हैं, तो इसकी वजह से एक प्रकार से ट्रैप हो जा रहा है वो। तो कोई भी पॉल्यूशन अगर नॉर्दर्न इंडिया वाले रीजन में भी होता है तो वो घूम फिर के वो दिल्ली तक पहुंचता ही पहुंचता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा, जो हम और आप लोगों ने तमाम ऐसे शोध पर जिक्र भी किया है पहले भी आपके चैनल पर, कि जो आज के दौर में हम और आप लोग जिस प्रकार की जीवन शैली जी रहे हैं, उसके अनुसार, भारत की जीवन शैली के अनुसार हमें 1.5 गुना प्रकृति के संसाधन चाहिए, मतलब 1.5 टाइम हमें अर्थ चाहिए। और अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करें या वेस्टर्न कंट्री की, जहां वहां भी ऐसी स्थितियां हुई, जैसे लंदन का क्लासिकल स्मॉग हम और आप लोग किताबों में पढ़ते आए, लेकिन उन्होंने सबक लिया, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, कुछ उन्होंने ऐसे हरे भरे काम किए। बीजिंग का हमें और आपको पता है, और चीन के अलग अलग शहरों का पॉल्यूशन भी पता है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से वहां की आबो हवा साफ हुई। और हमें और आपको मिलजुल के, और विशेषकर आप जैसे मीडिया संस्थानों की इतनी बड़ी भूमिका है और आप लगातार जागरूक कर रहे हैं, तो लोगों को कम फॉरवर्ड आना चाहिए। जैसे कि आपने मिशन लाइफस्टाइल की चर्चा सुनी होगी, प्रधानमंत्री जी ने स्वभाव में बदलाव वाले ऐसे प्रयास करने की लोगों के प्रति महत्व की तरफ रेखांकित किया, विशेषकर हमारे स्कूली बच्चों को। स्कूली बच्चे सबसे बड़े चेंज मेकर होते हैं। अगर वो एक बार ठान लें, वो अपने स्वभाव में बदलाव शुरुआत से करना शुरू कर दें, तो वो दिन दूर नहीं कि हम पर्यावरण को अच्छा कर देंगे। और ये आज ही से करना होगा। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन डॉक्टर स्वाति अब आपके पास आते हो। अब ऐसे मौसम में किस तरीके से अपना ख्याल रखा जाए, क्या टिप्स देंगे आप?
बिल्कुल, देखिए नवजोत इस वक्त हम लोग जो है ना डबल वहमी के अंदर है, क्योंकि एक तरफ जहाँ माफ कीजिएगा, एक तरफ जहाँ सर्दी जो है अपने पूरे चरम पे है और वही प्रदूषण भी है, और दोनों ही चीजें देखिए ऐसी है जो हमारी खून की धमनियों को संकुचित करती है, यानी कि उनको कुछ ना कुछ कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, और इसीलिए इस मौसम में हम हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, इन सब की समस्याएं बहुत ज्यादा देखते हैं। तो इसलिए हमें इस वक्त ये कोशिश करनी है कि हम एक तो बाहर जब भी निकले तो कपड़े अपने बिल्कुल ठीक से पहन करके निकले, ताकि एकदम से सर्द गर्म नहीं हो और हमें ठंड नहीं लगे, हम बचे उस ठंड से। दूसरा, एक्सरसाइज जितनी भी हम करें, हम ये ध्यान रखें कि हम ज्यादा प्रदूषण में बाहर या ज्यादा ठंड में बाहर एक्सरसाइज नहीं करें, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम सांस भी तेज लेते हैं, तो प्रदूषित तत्व भी अंदर जाते हैं, और अगर ठंडी हवा है तो वो भी हमारी जो धमनियां हैं उनको संकुचित करती है। तो ये दो चीजों का हमें इस वक्त खास तौर से ध्यान रखना है। तीसरा, हमें लगातार अपनी डाइट पर ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दियों में हम देखते हैं कि लोग स्पाइसी ज्यादा खाते हैं, नमक ज्यादा सेवन होता है, फ्राइड ज्यादा खाते हैं, तो इन चीजों से हमें बचने की जरूरत है। हम ये कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा हेल्दी खाना खाएं, मौसम के फल सब्जी खाएं, ताकि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिले, हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा हो। और ये समझिए कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, यही जो अंदर प्रदूषित तत्व जा रहे हैं उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं या उनके असर को बेअसर करते हैं। इसलिए ये हमें लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग, उनको खास तौर से प्रोटेक्टेड करें, क्योंकि उनको ठंड से भी बचाना है, प्रदूषण से भी बचाना है। उनकी जो डायबिटीज की दवा है, ब्लड प्रेशर की दवा है, वो सब नियमित लेना जरूरी है, उनकी चेकिंग जरूरी है, क्योंकि इस मौसम में दोनों चीजें बढ़ जाती हैं, तो आपको देखना है कि आप दवा सही ले रहे हैं या नहीं। हाँ। तो ये सब चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है, और N95 आकर के बाहर निकले, ये भी हमें खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि प्रदूषण से इस वक्त बचना ज्यादा जरूरी। डॉक्टर गुप्ता, बच्चों के लिए क्या किया जाए? ये बच्चों के लिए जैसे बताया कि एक तो कपड़े उनको पूरे पहनाने, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज बचानी है उनको, कान ढक के रखें, टोपे मोजे पहन के रखें, 2-3 लेयर पहनाएं। और खास करके मैं उन बच्चों के बारे में बात करूं जो इन्फेंट है, जिनकी पहली सर्दी है, उन बच्चों को ठंड लगने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे बच्चों को अच्छे से कवर कर रखें। घर के अंदर हीटर को ज्यादा जब सोने के बाद ना चलाएं, कई बार क्या होता है वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है, तो हाइपोक्सिया हो जाती है, उससे बहुत सारे लोग की डेथ हो रही है, जैसे हम लोग देख रहे हैं पलाव से और इस तरह की चीजों से, तो इनसे बचें। और घर के अंदर जब बच्चा छोटा हो, अगर अंदर सो रहा है तो बार-बार चेक करते रहें। नेजल ड्रॉप्स का उपयोग करें, उससे नाक खुली रहती है, थोड़ा कंजेशन कम हो जाता है, जब ऑक्सीजन लेते हैं तो अंदर पूरी ऑक्सीजन पूरी अंदर जाती है और क्लियरेंस भी अच्छी होती है। इसके अलावा और कैसे कुछ सिम्टम्स होते हैं कि खांसी है, जुकाम है, गला खराब हो रहा है, सांस तेज चल रही है, या फीवर आ रहा है, बच्चा सुस्त हो रहा है, दूध नहीं पी रहा है, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अतिरिक्त अगर आप बाहर जाते हैं, माताओं बहनों को तो बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर जाते हैं तो आप मास्क लगा के जाएं, बच्चों को कवर करके जाएं, बिना कवर करे बाहर बिल्कुल ना निकले। और जब भी बाहर जाते हैं तो कोशिश करें मॉर्निंग इवनिंग में ना जाएं, उस समय पॉल्यूशन का लेवल और ज्यादा हाई होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स और खराब होती है, दोपहर में जाएं या लेट इवनिंग आवर्स में जाएं। उसके अतिरिक्त खाने पीने का जरूर ध्यान रखना है, तरल पदार्थों का सेवन खूब तरह करना है, सूप पीना है, दूध पिलाना है, जूस दे सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, खासकर जो ड्राई फ्रूट है, उनका हलवा है, मेवा है, वो बच्चों को सेवन करा सकते हैं, उनसे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और जब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी हो जाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौसम का हाल कैसा और आने वाले समय में कैसा रहेगा और कैसे आपको अपना ख्याल रखना है, हमने जाना अपने तमाम खास मेहमानों से।